फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों, आज की वीडियो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। बच्चों, आज हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ना जाना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स। पूरे फिजिक्स को हम निचोड़ने वाले हैं, सम अप करने वाले हैं। जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, जितने भी नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, सब पे मैं बात करूंगा और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपके फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बदलने वाली है, आपके आने वाले एग्जाम और आपके रिजल्ट को बदलने वाली है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं पूरे फिजिक्स का। तो ये वीडियो एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बदल के रख देगी, आपको एक नई सोच देगी, आपको एक नया जज्बा देगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चैप्टर के बच्चों क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के आपको मैं यहां पे जितने भी पॉइंट्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए सब डिस्कस करने वाला हूं और धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर को करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। डर कर नहीं, डट कर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपने इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें मैं एक एक चीज को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या चीज जाननी है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं और फील्ड की स्टडी करते हैं। बेसिक पॉइंट्स को हमें सीखते जाना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला आपसे सबसे पहला बच्चों आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कभी आपके पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट चार्ज Q1, दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2, तो इनके बीच में बच्चों हमेशा एक फोर्स लगती है ना। चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगती है और वो सिंपली कितनी फोर्स होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट, NOTE, एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R क्या है? R दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। समझ गए हैं? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। समझ गए हैं? तो ये आपको याद रखना है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट सीखते हैं बच्चों। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। क्या सीख रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपली एक रेशियो है बच्चों। किसका रेशियो है? फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है, एक बार वैक्यूम में और एक बार मीडियम में। मतलब आपको दो चार्जेस दिए गए हैं, एक बार तो वैक्यूम में रखे तो जो फोर्स क्रिएट होगी वो फोर्स इन वैक्यूम, है ना। और एक बार आपने उन चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, यानी कि किसी मीडियम से मतलब है वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, तो उनके बीच में जो वे चार्जेस थे उनके बीच में जो लगा फोर्स, वो है ना, उनका रेशियो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ गए क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, एक बार एयर में और एक बार किसी मीडियम में, उनका रेशियो, उन फोर्सेस का रेशियो क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, है ना। चलो तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को सीख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? इसको सीखना है। तो देखिएगा, अगर किसी लाइन पे चार्ज है तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मेरी बात आपको समझ में आई? व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा क्या होती है? चार्ज कितना है एक यूनिट लेंथ पे। दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? कूलम्ब
पर मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो इसको भी सीख लेते हैं, बड़ा आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, है ना, खत्म करना है, पूरी फिजिक्स के ओवरव्यू लेना है, हमें एक एक फॉर्मूले को सीखते जाना है, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर देगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको जाननी सबसे पहले जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें तो सबसे पहले पता ही होनी चाहिए। तो क्यों ना इनको तैयार किया जाए, क्यों ना इनको रेडी किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टर्म हम सीख रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? अगर किसी एरिया पे चार्ज है, किसी एरिया पे चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, समझ में आया? चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कुलाम्ब और नीचे एरिया फॉर मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द यूनिट? कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। तीसरे अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट चार्ज? देखो, जैसे आपके पास ये चार्ज है ना, इसका एक अपना एक इफेक्ट है, इसका अपना एक प्रभाव है। तो अगर r डिस्टेंस पे, यहां पे चार्ज से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कितना प्रभाव है, उसकी वैल्यू क्या है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना फील्ड है, कितना प्रभाव है इस चार्ज का, उसका फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? किसी एक चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर। ये चार्ज कैसा है? ये पॉइंट चार्ज है, समझ गए हैं? तो ये हमें याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। याद रहेगा? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे, ध्यान से सुनते चलते जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके चारों तरफ रीजन बनाया, एक इमेजिनरी रीजन बनाया, जहां इसका इफेक्ट मेजर किया जा सके, फील्ड को मेजर किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। ये इमेजिनरी लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर को होती हैं और निगेटिव के लिए ये अंदर को होती हैं। समझ गए हैं मेरी बात को? पॉजिटिव के लिए बाहर को, निगेटिव के लिए अंदर को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये डाइपोल होता है, इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। समझ गए हैं? देखिए अब इसकी फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं। क्या होता है फील्ड लाइंस में? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और यहां से लाइन चलती हैं पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे करके। लो जी, इस तरीके से, ठीक है ना? पॉजिटिव से शुरू होती हैं और निगेटिव पे ये जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से हुआ है, ठीक है? तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज आपको सीखनी है, समझ गए हैं? तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनानी आनी चाहिए। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, जल्दी जल्दी सुनना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अभी सिखाया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, और कैसे नेचर के हैं? अपोजिट नेचर के हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2a होता है। समझ गए? चलो अब अगली टर्म सीखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट? 2a, जो इनके बीच का गैप है, उसकी प्रोडक्ट किसके साथ? चार्ज के साथ। तो 2a इंटू क्यू, तो इसे बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इनके बीच का डिस्टेंस और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? चार्ज से, तो 2a क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। समझ गए हैं? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये बात समझ गए हैं, तो अब इसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या होती है? डायरेक्शन। तो याद रखिएगा वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने लिखा निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना? यूनिट क्या है? कूलम्ब मीटर। यूनिट क्या है उसकी? कूलम्ब मीटर, है ना? तो यूनिट याद रखनी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? कूलम्ब मीटर, है ना? कूलम्ब मीटर, चार्ज कूलम्ब में और 2a डिस्टेंस मीटर में, है ना? तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड आइदर चार्ज, एक चार्ज से मल्टीप्लाई। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस की तरफ को। चलिए अब हम निकाल रहे हैं अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पहले सीख के आए हैं।
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सिस पे कितना होता है। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब। मतलब दो चार्जेस की वजह से जो कि डाइपोल है उसकी वजह से ये एक्सिस होती है, ये लाइन क्या होती है, एक्सिस। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, p फॉर डाइपोल मोमेंट, और r यहां से डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां आपको फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से तो ये होता है, डाइपोल की वजह से कितना होता है एक्सिस पे, ये लाइन एक्सिस होती है, ये वाली लाइन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, तो इनको आपको सीखते जाना है, बहुत धीरे धीरे से एक एक चीज को आराम आराम से करते जाएंगे। चलो जी आगे बढ़े, चलो बच्चों कुछ आगे की बात कर लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जब आप समझ गए हैं कि भाई एक डाइपोल होता है और इसकी एक्सिस पे यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी बनाना सिखाया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब। याद रखिएगा जब भी आप इन फॉर्मूला जो भी आपको यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं ना, इनको जितना जल्दी आप इनको तैयार करेंगे उतनी आपको हेल्प मिलने वाली है। याद रखिएगा नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए, जो जो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं साथ साथ लिखते जाइए, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊंचा ले जाएगी, बहुत अच्छा स्कोर करा देगी अगर आपने इनको ध्यान से सुन लिया। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से, डाइपोल वही है लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब। समझ गए, इस पॉइंट पे कितना फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट, एक्सिस पे कितना, इतना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना, इतना। समझ गए। चलो अब इसके बाद नया टॉपिक सीखते हैं बच्चों। व्हाट इज दैट टॉपिक, व्हाट इज द टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब क्या है, देखिए यहां पे कोई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बनाता है, कोई चार्ज बनाता है, कोई चार्ज है उसकी वजह से फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर बच्चों यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है और यहाँ कैसा चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है। समझ गए, इधर माइनस क्यू चार्ज है उधर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है बच्चों, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, यानी कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू ये है और ये फील्ड लाइंस है, तो फील्ड लाइंस के साथ डाइपोल का एंगल दिया हुआ है। तो जब भी कोई डाइपोल फील्ड के अंदर रखा हो तो हमेशा याद रखिए उस पे टॉर्क लगता है। क्या बोला, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस द टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होता है, याद रखने का, टॉर्क इक्वल्स टू Pe sin थीटा। P है डाइपोल मोमेंट, P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे सीखी है, 2a into q, है ना, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एंगल है किसका, डाइपोल का, किसके साथ, फील्ड के साथ। समझ गए, तो जब भी कोई डाइपोल फील्ड के अंदर रखा हो, कुछ एंगल पे रखा हो, तो उस पे लगता है टॉर्क और वो उसको घुमा देता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज यहाँ पे आपको समझने की थी। चलो आगे लेके चलते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए और हंसते हंसते खेलते खेलते सीखना है ना, बिल्कुल नहीं डरना है, कर जाएंगे, एक एक चीज को सीख जाएंगे, बस जरूरत है थोड़े से फोकस की, थोड़े से कंसंट्रेशन की, और देखिए आप क्या कर जाते हैं। खुद से कीजिए एक वादा कि अब की बार करना है 95 बार, बहुत अच्छे से कर जाओगे, बस आपको एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करने की जरूरत है। चलो आगे लेके चलता हूं, जल्दी से देखो, यहां पे आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेके चलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अभी सिखाया था कि ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं और इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया गया है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो अगर आप इसको रोटेट कराते हैं, जैसे टॉर्क इस पे ऐसे लग रहा था, टॉर्क मतलब ऐसे घूम रहा था इधर को, और मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में लेके चलता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना। टॉर्क कहां लग रहा है, मान लो इधर को लग रहा है, और मैं कहां लेके जा रहा हूं, पीछे को लेके जा रहा हूं, मैं उल्टा खींच रहा हूं इसको, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है एक डाइपोल में, जब वो कहां रखा हुआ है, फील्ड में रखा हुआ है, कितनी हो जाती है, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप बोलेंगे थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ये थीटा 1 एंगल बना रहा था डाइपोल, और जब इस पे आपने इसको रोटेट कराया तो ये कुछ ऐसे पहुंच गया, तो इसने एंगल थीटा 2 बनाया।
समझ रहे हैं, ये डाइपोल ऐसे घूम गया, तो θ1 इनिशियल एंगल था, θ2 फाइनल एंगल है, किसके साथ, फील्ड के साथ। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल के अंदर स्टोर होती है, याद हो जानी चाहिए, क्या हो गई, W इक्वल्स टू या फिर U इक्वल्स टू PE, P फॉर डाइपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, cos θ1 माइनस cos θ2। तो याद रखिएगा, कोई डाइपोल है और फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, याद रखने का, PE cos θ1 माइनस cos θ2। समझ गए। चलो अब इसके बाद बच्चों कुछ एक और कंडीशन सिखा रहा हूं, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कहीं पे फील्ड है और वहां उसमें डाइपोल रखा है, फील्ड है और क्या रखा है, डाइपोल, जैसे कि ये फील्ड है और इसके अंदर ये डाइपोल रखा है, तो डाइपोल में अगर लेफ्ट में निगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है तो मैं ऐसी कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलता हूं। याद रखिएगा, क्या बोला, अगर एक डाइपोल है, फील्ड में रखा हुआ है, लेफ्ट में निगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, ऐसी कंडीशन को मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलता हूं। और यहां थीटा 0 होता है। थीटा क्या है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसका एंगल है डाइपोल के साथ, फील्ड लाइंस भी इधर को और डाइपोल भी इधर को, तो कितना एंगल हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये है चीजें जो आपको समझने की जरूरत है ना, छोटी छोटी सी चीजें आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी। चलो आगे लेके चलता हूं। अब देखिएगा ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना, और मैंने बोला कि इसके अंदर ये जो डाइपोल था, अब की बार मैंने पलट के रख दिया ऐसे करके, तो यानी कि ऐसे पलट दिया, समझ रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में जो फील्ड के साथ, फील्ड तो इधर को है, फील्ड तो इधर को ही है, फील्ड के साथ जो डाइपोल ने एंगल बनाया, डाइपोल किधर को हो गया, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वो इधर को है, दोनों उल्टे हो गए, फील्ड उधर को, डाइपोल मूवमेंट इधर को, तो कितना एंगल हो गया, 180। समझ रहे हैं, तो 180 हो गया। इस वजह से यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं ये अनस्टेबल कंडीशन है। अगर डाइपोल ऐसी सिचुएशन में रखा है, दिस इज नोन एज अनस्टेबल कंडीशन, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे लेके चलता हूं, देखो आगे की बात सिखाता हूं आपको। अब आती है बात व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम। चलो पहले आपको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर करता हूं। जैसे आपके पास ये एक सरफेस है ना, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होके जा रही है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि, और ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया के परपेंडिकुलर लाइन को मैं एरिया वेक्टर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको, एरिया वेक्टर, है ना, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और एरिया ऐसे है, एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, समझ रहे हैं, एरिया, ये एरिया का एरिया वेक्टर, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, एरिया वेक्टर के अलोंग हो और एरिया के परपेंडिकुलर हो। समझिएगा, एरिया के क्या हो, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो, और एरिया वेक्टर के, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर के क्या हो, एरिया वेक्टर के अलोंग हो फील्ड लाइंस और एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आपके पास फॉर्मूला जो बनता है, याद रखिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, E cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया जो एरिया के परपेंडिकुलर है। कौन सा कंपोनेंट है वो जो एरिया के परपेंडिकुलर है, E cos थीटा, और इनटू में क्या, एरिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। समझ जाइए, क्या बोला कि फ्लक्स क्या है, हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। और अगर वे तिरछी है फील्ड लाइंस तो उसका वो वाला कंपोनेंट ले लो जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। वो कंपोनेंट कौन सा होता है, E cos थीटा होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला phi इक्वल्स टू, phi से आप फ्लक्स को डिनोट करते हैं, E cos थीटा इनटू A। चलो यूनिट सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स की यूनिट सीखिएगा। देखिए E किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए, ये हैं चीजें सीखने की। चलो अगर आपको दूसरा फॉर्मूला जानना हो फ्लक्स का तो ये रहा, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डॉट ds का मतलब एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट लिया है ना, सारा एरिया ना लेके छोटा सा एरिया लिया है, और इंटीग्रेशन का मतलब आपने सारा एरिया काउंट कर दिया है ना, ds सारे ds मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। यहां पे डॉट हट जाएगा, E ds
cos थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि आपने छोटे छोटे से सारे एरियाज लिए हैं, पूरा समीशन लिया है। या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। समझ रहे हैं बात को? ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे ds, यहाँ पे एरिया वेक्टर है, एरिया ds है और ds वेक्टर क्या होगा? एरिया के परपेंडिकुलर। समझ गए हैं? तो ये चीज आपको जाननी है। चलो आगे लेके चलता हूं और आपको कुछ चीजें सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज गोस थ्योरम? गोस थ्योरम क्या है? गोस थ्योरम ये बोलती है सिंपली कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस में बंद है, जैसे इस पैकेट में बंद है, क्लोज सरफेस होना जरूरी है। अगर सरफेस क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी, और उन फील्ड लाइंस को हम एक नाम से जानते हैं ना, फ्लक्स, है ना? तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम होगा जो चार्ज इसके अंदर बंद है। मतलब क्या है? जैसे इसके अंदर अगर 2q चार्ज बंद होता तो फ्लक्स कितना निकलता? 1/ε0 इंटू 2q। अगर इसके अंदर 3q चार्ज बंद होता तो कितना फ्लक्स निकलता? 1/ε0 इंटू 3q। तो क्या चीज है? गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फील्ड लाइंस है या फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम होता है जो चार्ज उसके अंदर एनक्लोज है। समझ गए हैं? तो phi equals to q/ε0। गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड हैव टू बी रिमेंबर ऑलवेज। हमेशा याद रखने की जरूरत है और मुझे पता है आप इनको याद रखेंगे और आपको ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करता था तो आपको याद होगा, आप साथ साथ लिखना जरूरी है, हर एक पॉइंट को लिखना जरूरी है क्योंकि हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो हर एक चीज को याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि इन चीजों को हम साथ साथ लिखें। और मुझे पता है आप लिख रहे होंगे, है ना? चलो देखो यहां सुनेंगे। अगर मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था तो वो कितना होता था? 1/4πε0 q/r², ये होता था। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर एक लाइन पे चार्ज हो, एक लाइन पे चार्ज हो, पॉइंट पे ना होके लाइन पे चार्ज हो, और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू 1/2πε0 λ/r, है ना? लैम्डा क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिखाया था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस r? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है लाइन चार्ज की वजह से? r डिस्टेंस पे कितना बनता है? याद रखना है 1/2πε0 λ/r। ठीक है? ऐसे ऐसे ये चीज हमने खत्म कर दी। चलो अगर एक शीट पे चार्ज हो, मतलब जैसे ये शीट हो गई, है ना, और इस शीट पे चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पे, तो कितना फील्ड होगा? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, σ/2ε0। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां एरिया पे है ना चार्ज, तो शीट की वजह से कितना चार्ज बनता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? E इक्वल्स टू σ/2ε0। गेटिंग माय पॉइंट? याद रखने की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है एक शीट की वजह से जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, तो वो कितना बनता है? σ/2ε0। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा और आगे की चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना है। देखिएगा, अगर आपके पास दो शीट हो बच्चों, हाउ मेनी शीट्स आर देयर? 2 शीट्स, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो याद रखिएगा इनके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है। कितना फील्ड बनता है? 0। और बीच में यहां पे कितना बनता है? σ/ε0। जब आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वो कितना होता है? अभी बताया, σ/ε0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? दो प्लेट्स के बीच में जो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कितना फील्ड डेवलप होता है? E इक्वल्स टू σ/ε0। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। चैप्टर 2 पे आ गए हैं और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले क्या पॉइंट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना है। पहले ही जान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना है। याद रखिएगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए ये VA पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना? जो आपको वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा सुनिए, जो आपको वर्क करना पड़ा A से B तक किसी चार्ज को ले जाने में, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में, तो WAB जो वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को ले जाने में, वही इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB है। गेटिंग माय पॉइंट? यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट।
यूनिट क्या होती है? वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से बताओ, ए से बी तक किसी एक टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को ले जाने में, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ये। चलो इसके बाद अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, क्या है आपके पास? एक सोर्स चार्ज है, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? मैं आपको क्लियर करता हूं, दिखाता हूं यहां पे व्हाट इज द फॉर्मूला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। फील्ड याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता था, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चार्ज है और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां है पोटेंशियल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? आर होता है। समझ गए हैं? ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे किसी चार्ज की वजह से कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं और आगे की बातें इसमें शेयर करता हूं आपसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस बच्चों जहां पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो, है ना? एक ऐसा सरफेस, जैसे ये आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे यहां भी वही पोटेंशियल, यहां भी वही पोटेंशियल, यहां भी वही पोटेंशियल, यहां भी वही पोटेंशियल, तो मैं बोलूंगा दिस सरफेस इज नोन एज equipotential surface. Every surface which has same potential at every point, this is known as equipotential surface. चलिए अब याद रखिएगा, अगर आपको equipotential surface बनाने हैं और आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज से मतलब क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं बच्चों इसके चारों तरफ, these circles are equipotential surface, यही क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, तो सिंपली आप सर्कल्स ड्रॉ कर दीजिए, दीज आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? ऐसे ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। मतलब जैसे मैंने ये सर्कल बनाया तो इस जगह पे यहां पे भी 2 वोल्ट, 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 है ना? ऐसे ये जो दूसरा सरफेस है, हो सकता है ये अंदर वाले सरफेस से अलग हो, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल? सेम पोटेंशियल, है ना? तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये हमें याद रखना है, आइसोलेटेड चार्ज के लिए ऐसे बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आती है बात डाइपोल की। डाइपोल के लिए भी आप क्या बना सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं अच्छे से। ये दिखा रखा है, देखो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज लिया है, निगेटिव चार्ज लिया है। सबसे पहले मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं बच्चों, जैसे ये बनाया, ये बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, अभी सिखाई थी ना, ये इस तरह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना? और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं आपसे, तो आप क्या पाएंगे? आप यहाँ पे ना ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये वाले ऐसे, तो ये क्या है सब? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। समझ गए हैं? तो आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो यही क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ऐसे सीखते जाना है। सब बताओ, इतना समझ में आता है? बढ़ना चाहिए आगे, सीख जाए आगे। चलो सीखते हैं ना, क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना अपने लक्ष्य को पाया जाए। चलो तो शुरू करते हैं आगे की क्लास को। चलिए देखिए यहाँ पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपने ये तो सीख लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो कभी भी याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो। अगर इसको दूसरा ऐसे क्रॉस करके चला गया, एक और सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। एवरी इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना? दूसरा, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब जैसे आपके पास भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी, और एक चार्ज है जिसको यहां से बी पॉइंट पे लेके जाया गया, ए से बी पे। तो आपको फॉर्मूला पीछे सिखाया है, याद रखिएगा जिसको नहीं पता, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो यहाँ VA है वही VB होगा, क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, यहां जितना पोटेंशियल वहां भी इतना ही पोटेंशियल। तो VA माइनस VB, VB भी कितना? VA के बराबर है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो x माइनस x कितना हो गया? 0। तो 0 इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट हो गया, यानी कि वर्क कितना हो गया? 0 हो गया, है ना? तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। चलो तीसरी चीज, क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहीं पे अगर दो सरफेस ऐसे बने हुए हैं,
ये बहुत पास पास हैं एक दूसरे के, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये 4 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है। तो अगर ये पास पास है तो समझ जाइए यहाँ पे जो फील्ड होगा ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये बहुत पास पास हैं, अगर ये दोनों बहुत दूर दूर होते तो मैं बोलता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है। समझ गए हैं? जहां सरफेसेस के बीच में सेपरेशन कम है वहां फील्ड ज्यादा है, जहां सरफेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, और वो कैसी है? बहुत कम है। समझ गए हैं? उल्टा है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो जहां पे सरफेसेस पास पास वहां फील्ड ज्यादा, जहां दूर दूर सरफेसेस वहां पे फील्ड कम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है बच्चों की पोटेंशियल जो होता है ना डाइपोल की वजह से एक्सिस एट इट्स एक्सिस, सॉरी मैं इसको इक्वेटोरियल पॉइंट कर देता हूं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो कितना होता है? 0। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, अगर आपके पास एक डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, याद ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैं ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है? 0 होता है। याद रखना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। याद रहेगा? चलो अब एक रिलेशन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस का dV बाई डी आर। ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से जोड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है क्या? अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द रिलेशन? माइनस का dV बाई डी आर। dV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, R है सेपरेशन। समझ गए हैं? तो सिंपली E इक्वल्स टू क्या? माइनस का dV बाई डी आर। इसको पता है क्या बोल देते हैं? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट डज इट मीन? यानी कि माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि अगर पोटेंशियल घटता जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब कहने का क्या है, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक सरफेस है, मैंने बोला ये 8 वोल्ट का था, ये 6 वोल्ट का था, तो यहाँ जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो घटते हुए पोटेंशियल की तरफ है। पोटेंशियल अगर ऊपर को घट रहा है, ये 8 का है, ये 6 का है, 5 का है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी, इधर को होगी। समझ रहे हैं? अगर ये घटता हुआ पोटेंशियल उल्टा होता, मतलब कि पहले यहाँ पे 8 वोल्ट का होता एक सरफेस है ना, फिर इसके बाद यहाँ 6 वोल्ट का सरफेस होता, तो पोटेंशियल कहां घटता हुआ है? नीचे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? नीचे को होगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के घटते हुए, सॉरी पोटेंशियल के घटते हुए डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जहां पोटेंशियल की वैल्यू गिरती जा रही है उसी डायरेक्शन में समझ जाइए कौन मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मौजूद है। समझ गए हैं? ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर बच्चों आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 3 चार्जेस हैं, 1 2 3 है ना, तो इनके बीच का आपसे पूछेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2, बहुत सिंपल है, अपॉन A। ठीक, इधर आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q3 अपॉन A। मतलब ये दोनों चार्जेस ले लिए, इनके बीच का गैप ले लिया, अब इन दोनों को लिया, इनके बीच का गैप ले लिया, इन दोनों को लिया, इनके बीच का गैप ले लिया, तीन पेयर बन गए, 1 2 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन A, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन A, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन A। समझ गए हैं? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। चलिए अब जब ये फॉर्मूला आप सीख गए हैं, आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सीखनी है। अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप चार्ज स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको चार्ज को स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा। और कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q है जो आपने चार्ज दिया है, V है वहां की वोल्टेज, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अच्छा, जनरल फॉर्मूला याद हो गया। यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की? याद रखना है, फेरेड। माइकल फेरेडे के ऑनर में इसका नाम रखा गया है फेरेड, F, है ना। कुछ और भी टर्म्स है फेरेड की। 1 माइक्रोफेरेड इक्वल्स टू 10 की पावर -6 फेरेडे होते हैं, और 1 पाइकोफेरेड में 10 की पावर -12 फेरेड होते हैं। समझ गए हैं? तो C का जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है। अच्छा, अब अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट समझते हैं, मतलब जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? ये तो जनरल फॉर्मूला है। एक स्पेशल केस है, 2 प्लेट्स का कैपेसिटर बनाया गया है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव, तो उनके बीच का कैपेसिटेंस याद रखिएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A क्या है? जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, ये वाला एरिया A है,
ये वाला एरिया ए है ना, ये एरिया है और इनके बीच का सेपरेशन क्या है d। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, याद रखना भी है। चलो आगे आता है फॉर्मूला आपके पास, मैं आपको क्लियर करता हूं इससे नेक्स्ट फॉर्मूला इस स्लाइड पे। देखिए अगर आपके पास बच्चों ये एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके बराबर में जस्ट एक और प्लेट रखी हुई है जिसपे निगेटिव चार्ज है, और इसके अंदर मैंने एक स्लैब डाल दी है। स्लैब मतलब एक कांच की रोड डाल दी है जिसकी थिकनेस t है और सेपरेशन d है। तो कितना कैपेसिटेंस बनता है? तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाई k। याद रहेगा, t क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब, और d क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, k है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये कंप्लीटली फिल कर दी जाए, इस रोड, ये जो कांच इसके अंदर डाला है, ये कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, तो T बराबर D के हो जाएगा। थिकनेस कंप्लीट फिल कर दी, T इक्वल्स टू D के हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T की जगह भी आप क्या लिख दोगे? D लिख दोगे, प्लस D बाई K, है ना, और D से D कैंसिल हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और आपको अगर याद हो, मैं आपको पीछे दिखाऊं एक फॉर्मूला, देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये कब का होता था? जब दो प्लेट्स होती थी सिंपल वाली, एयर वाली, है ना, तो वहां होता था ये। तो यहां क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C इक्वल्स टू KC नॉट, यानी कि एयर वाले का K टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस। कब? जब आप उसमें स्लैब डाल देते हैं। समझ रहे हैं? स्लैब डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें सिखा देता हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? जैसे ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक कैसी प्लेट होती है? निगेटिव प्लेट होती है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट, इनके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है, तो व्हाट इज दैट एनर्जी? कितनी एनर्जी है वो? 1/2 CV स्क्वायर। दूसरी क्या है? 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तीसरी क्या है? 1/2 QV। याद रखनी है एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर? 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर बाई C और 1/2 QV। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर कैपेसिटर आपको सिंपली ऐसे जोड़ के दिए हुए हैं, तो ये एक सिंबल है कैपेसिटर का, है ना, कैपेसिटर को आप इसे डिनोट करते हैं, C1 है, C2 है, C3 है। अगर ये ऐसे जुड़े हुए हैं और इनको आपको इनका फाइनल बताना है रिजल्ट, तो आप इससे डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1/C जो फाइनल रिजल्ट बना बराबर किसके होता है? 1/C1, 1/C2, 1/C3। ऐसे याद रखना है, सीरीज में इस तरह से ऐड होते हैं। अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब सबका एंड एक तरफ का एक तरफ जुड़ा हुआ है और सबका एंड एक तरफ का एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले का कैपेसिटेंस प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपको पैरेलल मिल जाता है। Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला। बताओ मेरी बात आपको क्लियर है क्या? ये चीज आपको समझनी है। अब ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ते जाना है। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आपको एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो अब हम अगले चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चीजों को जानने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। I इक्वल्स टू Q बाई T, जनरल फॉर्मूला ऑफ करंट। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब वे फ्लो होते हैं तो उनका जो फ्लो होने का रेट है, चार्ज के फ्लो होने का रेट, दिस इज नोन एज करंट, है ना। तो I इक्वल्स टू Q बाई T, ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। याद रहेगी बात, इस तरह से आपको याद रखना है। चलो अब इसके बाद आती है बात करंट डेंसिटी की। व्हाट इज करंट डेंसिटी? कि करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी को समझ लेते हैं, J इक्वल्स टू I बाई A, है ना। करंट डेंसिटी को मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में एक यूनिट एरिया से कितना करंट निकला? एक यूनिट एरिया से, दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। J इक्वल्स टू I अपॉन A। समझ रहे हैं? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, I अपॉन A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी समझ में आती है क्या है? करंट कितना फ्लो हो रहा है एक यूनिट एरिया से। इसके बाद फॉर्मूला हमें तीसरा सीखना है, ये क्या है? रिलेशन है किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एंड रिलैक्सेशन टाइम की। अब यहां पे आपको पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों। देखिए ये कंडक्टर था और कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना, और यहां बीच में कोई पॉजिटिव आयन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागता है तो इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन रुका हुआ है, ये निगेटिव भाग रहा है। तो ये जो टाइम है जब तक ये किसी पॉजिटिव आयन से टकराता नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, चल रहा है,
तो वो टाइम मैंने रिलैक्सेशन टाइम बोला है। रिलैक्स होने वाला टाइम है जब तक वो किसी से नहीं टकरा रहा है, तो वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। और जहां जो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ स्पीड ले रहा है उसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो क्या रिलेशन बनाना चाह रहा हूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिलेशन बनाना चाह रहा हूं। किसके साथ? रिलैक्सेशन टाइम के साथ, जब तक वो दौड़ता है, टकराता नहीं है। तो वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई बैटरी की वजह से फील्ड जो बना है, बैटरी की वजह से जो फील्ड बना है वो ये है। तो क्या है यहाँ पे? ये है रिलैक्सेशन टाइम और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच की, याद रखनी है। Vd इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टो। समझ गए? ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ना है। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करने हैं। चलो क्यों ना उनको सीखा जाए, क्यों ना उनको जाना जाए, क्यों ना उनको पहचाना जाए। तो चलें आगे, देखें, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन पता लगानी है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है? I इक्वल्स टू होता है NAVDE, है ना? ये फॉर्मूला याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, I इक्वल्स टू NAVDE। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। N यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। कितने जैसे कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। a यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इक्वल्स टू NAVDE। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया। चलो अब एक नई टर्म सीखते हैं जिसका नाम है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आपने गर्म किया। जब आप उसको गर्म करते हैं बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो उसमें कितना चेंज आया? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे 1 यूनिट रेजिस्टेंस में। समझ में आया? दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, बोला कि कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे 1 यूनिट रेजिस्टेंस में। टोटल रेजिस्टेंस में नहीं, कितने में? 1 यूनिट में। जैसे मान लीजिए पहले 5 ओम था रेजिस्टेंस और गर्म करके कितना हो गया? 10 ओम हो गया, है ना? और ऐसा होने के लिए जो टेम्परेचर लगा वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस लगा, ऐसा मान लिया। तो आपसे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस 10-5 अपॉन क्या? 1 डिग्री राइज करने के लिए, 10 डिग्री राइज करने के लिए तो 10 से डिवाइड कर दिया। और कितने यूनिट को? 1 यूनिट रेजिस्टेंस को, 1 यूनिट रेजिस्टेंस को। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 था तो 5 से ये चीज। तो चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0, ये वाला रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था, R0 शुरुआत का है। तो 1 डिग्री राइज करने के लिए आपने 10 डिग्री राइज किया था तो 10 लिखते थे यहाँ पे। अगर आपने T डिग्री किया तो 1 डिग्री राइज करने के लिए T से डिवाइड करेंगे। और कितने यूनिट रेजिस्टेंस के लिए बात चल रही है? 1 यूनिट रेजिस्टेंस के लिए, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह से आपको चीजों को सीखना है। बताओ ये चीज आपको क्लियर है क्या? मैंने बोला कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 यूनिट रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। दिस इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज नोन एज अल्फा। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये जो चेंज है ये अलॉयज में कैसा आता है? अलॉयज जो होते हैं उनमें ये चेंज बहुत कम आता है। तो क्योंकि उनमें चेंज नहीं आता तो अलॉयज की थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम चेंज आता है ना? तो उनमें खास बात ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आता है? ओम्स लॉ आता है बच्चों। तो ओम्स लॉ क्या है? सिंपली क्या है कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। इसे क्या बोलता हूं मैं? इसको मैं बोलता हूं ओम्स लॉ, है ना? तो एक पर्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। चलो ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म होती है बच्चों, याद रखनी है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। याद रखिए ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J यहाँ पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है यहाँ? कंडक्टिविटी। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है? J इक्वल्स टू सिग्मा ई। चलो अब रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला जान लेते हैं। रो इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टो। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो क्या है? n। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जब वो भागेगा, जब तक वो पॉजिटिव आयन से नहीं टकराया वो समय,
रिलैक्स करने का है, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अब आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। रेजिस्टिविटी क्या आ रही है रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। और एक बात और जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, कंडक्टर है उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पता है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव आयंस से, तो रिलैक्स होने का टाइम घट गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्स होने का टाइम कम हो गया, तो यानी कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, है ना। तो आपने एक चीज देखी कि भाई जो रेजिस्टिविटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, और जो टेम्परेचर है वो भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। इट मींस कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मेरी बात समझ में आई बात, क्योंकि दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके भी और इसके भी, तो यानी कि ये दोनों एक जैसे भाई भाई हैं, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है या फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद रहेगी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आप एक नई बैटरी लेके आए हैं, है ना, आप एक नई बैटरी लेके आए हैं और आपने उस बैटरी को क्या कहा है, जब उसकी जो वोल्टेज है उसको आपने बोला है ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज, और इसको हमने क्या बोला है, ईएमएफ बोला है ना। और इस बैटरी से अभी मैंने कोई बल्ब कनेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूं ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसी वोल्टेज है, ईएमएफ, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये बिल्कुल नया ताजा आपके पास सेल है। इसके बाद आपने क्या किया, बैटरी ली और बैटरी से आपने बल्ब को कनेक्ट किया। जैसे ही आपने इसको बल्ब से कनेक्ट किया, जैसे ही आपने इसको बल्ब से कनेक्ट किया, तो अब ये बच्चों आपको ईएमएफ ना देके क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, है ना। और इस सर्किट को मैंने क्या बोल दिया है, क्लोज्ड सर्किट बोल दिया है। कैसा सर्किट बोल दिया है, क्लोज्ड सर्किट बोल दिया है। समझ रहे हैं, ओपन सर्किट क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, समझ रहे हैं बात को, ये चीज होती है। मेरी बात क्लियर है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज ईएमएफ होती है और क्लोज सर्किट वोल्टेज कौन सी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब सुनिएगा बात को, ध्यान से सुनिएगा। एक बैटरी है बच्चों, ये एक बैटरी है, तो इसका खुद का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। खुद का क्या होता है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस, और उसको पता है क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। E है और एक्चुअल ईएमएफ, एक्चुअल वोल्टेज, V है जब आपने इससे करंट लिया, आपने कोई चीज इसे चला दी, जब आपने इससे कोई चीज चला दी तो आपको अब ईएमएफ नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा। तो V का फॉर्मूला क्या बनाया, E माइनस आई आर, आर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, स्मॉल r बराबर E अपॉन V, E ओपन सर्किट वोल्टेज, V क्लोज सर्किट वोल्टेज माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जैसे एक बैटरी है और बैटरी में आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, तो इसको हमने क्या बोला है, इस तरीके से, स्मॉल r इक्वल्स टू E by V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके पास दो सेल्स हैं, है ना, और इन सेल्स को आपने पैरेलल में लगाया है, मतलब जैसे एक सेल तो ये हो गई, है ना, और दूसरी सेल आपने ये दी है जिसका पॉजिटिव और ये मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने एक जगह कनेक्ट किया है, निगेटिव निगेटिव मैंने एक जगह कनेक्ट किया है। तो मैं ये बोल रहा हूं ऐसी सिचुएशन में दोनों की वोल्टेज, एक की E1 है एक की E2 है, तो कंबाइन वोल्टेज कितनी, तो हम बोलेंगे E1 प्लस E2। नहीं, जब ये पैरेलल में है तो कैसे कनेक्ट करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला। समझ गए बात को, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। R1 यहाँ पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस है, R2 यहाँ दूसरे का है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, याद रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजें और सीख लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, याद रखिएगा, एक ऐसा डिवाइस जो यूज होता है दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कराने के लिए। दो सेल दे दी, उनका ईएमएफ कंपेयर कराना है तो आप किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है ना। और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब भी आप किसका यूज करते हैं,
पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। समझ में आई बात? दोबारा सुन लीजिए। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, सॉरी कहां यूज हो रहा है? एक तो ईएमएफ सेल का मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, कंपेयर कराने के लिए यूज हो रहा है दो सेल्स के ईएमएफ को, दो सेल दे देंगे उनका ईएमएफ कंपेयर कराना है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, और टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस किस लिए यूज हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। चलो अब इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल, एक वायर है ना, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह से एक जैसा है और कंपोजिशन भी सेम है, उस टाइम पे जो वोल्टेज का खर्चा आएगा इस वायर में, जैसे आपने बैटरी लगाई तो इस वायर में जो वोल्टेज खर्च होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होगी। मतलब जैसे जैसे आप इस वायर में आगे बढ़ेंगे वोल्टेज का खर्च बढ़ता चला जाएगा। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे 0 वोल्ट खर्च हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, यानी कि लेंथ के साथ साथ वोल्टेज बढ़ती है। तो ये फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? अगर कांस्टेंट करंट है, मैं आपको फॉर्मूला अभी डराइव कर देता हूँ। P = IR होता है ना, आई आर को आप रो इंटू एल अपॉन ए लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए, रो इंटू एल बाई ए। मैं ये बोल रहा हूं, अगर डेफिनेशन ये बोल रही है अगर कांस्टेंट करंट पास कराया जाए और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और यूनिफॉर्म एरिया हो, तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। डेफिनेशन बोल रही है तो वोल्टेज का ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के हो जाएगा। क्या? जैसे जैसे आप इस लेंथ में आगे बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो यूज कहां है? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। आपको दो सेल दे देंगे और आपको उनका ईएमएफ क्या करना है? कंपेयर करना है। L1/L2 फॉर्मूला है। चलो मैं आपको L1 L2 अभी क्लियर कर दूंगा, पहले ये देखिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है याद रखने का? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या फॉर्मूला है? R = L1/L2 - 1 × R। चलिए अब मैं आपको ये चीजें क्लियर करता हूं कि यहाँ L1 क्या है, L2 क्या है, यहाँ पे भी L1 क्या है, L2 क्या है। तो हमें चलना पड़ेगा सर्किट डायग्राम पे। चलिए पोटेंशियोमीटर में क्या होता है बच्चों? एक वायर होता है 4 से 10 मीटर का, ऐसे। दिस इज द वायर, है ना। कितने मीटर का है ये? 4 से 10 मीटर का, है ना। 1 मीटर का ये हो गया, फिर आगे 2 मीटर का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 4 का ये हो गया। अच्छा, इसमें लगी हुई होती है बच्चों बैटरी। ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। बैटरी लगाई और यहाँ एक की लगाई, और करंट को कम ज्यादा करने के लिए हमने यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगाया है। ये क्या लगाया मैंने? रियोस्टेट, जो करंट को कम ज्यादा करता है। अगर मुझे दो सेल्स को कंपेयर कराना है बच्चों, मैंने यहाँ दो बैटरी ली है, इनको कंपेयर कराना है। पहली बैटरी E1, दूसरी बैटरी E2, है ना। और मैंने यहाँ पे पता है क्या किया? मैंने इनमें कीज लगाई है, की लगाई है। एक यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसको इस पे टच कराते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको बंद कराया, इसको बंद किया, इसमें ये ओपन है, यहाँ से ये की क्या है? ओपन है। इसको बंद कराया तो करंट ऊपर वाले के हिसाब से चलेगा, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाती है E1 = KL1। जब इस गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिखाया? 0। मतलब क्या करता हूं, इस वायर को मैं टच कराता हूं, इस वायर को यहां टच कराता हूं। जहां गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, मैंने उस लेंथ को ले लिया और उस लेंथ को मैंने बोला L1। समझ रहे हैं? सिमिलरली अब मैंने इसे ओपन कर दिया यहां से और इसको बंद कर दिया, यानी कि करंट अब नीचे वाले के हिसाब से चलेगा। ये हट गया इसमें से, सर्किट में से, क्योंकि आपने की हटा दी थी, है ना। यहाँ की लगा दी है तो आपने फिर से दोबारा से नल पॉइंट ढूंढा, इस पे टच कराया है, तो जहां गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन दिखाया वो लेंथ ले ली, उसको मैंने L2 बोला है। और मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, और ये रिलेशन मैंने पीछे बना के दिखाई थी कि दो सेल्स को कंपेयर कराने के लिए E1/E2 = L1/L2 होता है। डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। चलो सिमिलरली अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, उसका सर्किट डायग्राम भी आपको आना चाहिए। बिल्कुल वही, देखो आपने सबसे पहले वही पोटेंशियोमीटर वायर ले लिया, इसमें मैंने A पॉइंट लिया, इसमें मैंने B पॉइंट लिया, यहां से मैंने क्या लगाई? बैटरी, ठीक है। यहां मैंने लगाई की, और यहां मैंने इसमें लगाया है रियोस्टेट, ऐसे लगाया। और बच्चों मैंने यहाँ पे, मैं पहले दो बैटरी लगाता था, मैंने एक बैटरी लगाई और इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया बच्चों, यहाँ सबसे ऊपर। यहाँ एक की लगाई है और इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, ऐसे। और मैं इसको टच कराता हूं, है ना। अगर मैं इसको टच कराता हूं, पहले तो की बंद करके कराता हूं, तो उस टाइम पे नल पॉइंट जो आएगा वो L1 लेंथ देगा, है ना। और जब मैं इसे ओपन करके कराता हूं तो उस टाइम पे जो नल पॉइंट आएगा वो L2 लेंथ देगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो मैं L1 L2 लिखता था, वो समझ में आया आपको क्या है? समझ में आया? आपने इसको जब बंद किया है, जो नल पॉइंट अब मिलेगा, लेंथ जो भी आएगी, ये लेंथ जो भी आएंगी, वो आपको L1 देगा। जब आपने इसको ओपन करके कराया तो उस टाइम पे जो होगा वो आपको दूसरी वाली लेंथ देगा, है ना। तो दो बार नल पॉइंट निकाले गए, एक बार इसको कनेक्ट करके, एक बार डिस्कनेक्ट करके। तो एक का नाम L1 है, जब आपने ऊपर वाले को कनेक्ट नहीं किया था, ओपन रखा था, है ना। और जब आपने इसको बंद कर दिया था तो वहां पे आपको L2 मिला है, याद रहेगा। ओपन रखा था तो L1 मिलता है, ये ओपन रखा तो L1,
लेंथ ढूंढी आपने, और जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो L2, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 दिखाना था, है ना, तो वो आपको इस पे पॉइंट ढूंढना है जो कि पे यहाँ टच करा के इसको, है ना। तो E1 अपॉन E2 सॉरी L1 अपॉन L2 ये होते हैं, समझ गए, इंटरनल डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज सीखते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, क्या फायदा है पोटेंशियोमीटर का, ये काम तो वोल्टमीटर भी करता है ईएमएफ तो मेजर करने का, लेकिन ये नल मेथड डिवाइस है बच्चों। यहाँ गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दिखाता है, हम कौन सा पॉइंट ढूंढते हैं, जब सुई रुक जाए, सुई जो गैल्वेनोमीटर की है वो 0 पे आ जाए, तब उस पॉइंट को मैं लेके चलता हूं, उस पॉइंट को मैं लेके चलता हूं। तो ये नल मेथड डिवाइस है, इससे आप करंट नहीं लेते, इससे आप करंट का यूज नहीं करते, आप गैल्वेनोमीटर को रोक देते हैं, ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, तो इसलिए सुपीरियर है। वोल्टमीटर करंट ले लेता है, इसलिए सारा खेल डिस्टर्ब हो जाता है, समझ गए, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चों एक सिंपल, एक आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, P Q R S, है ना, और यहां लगा हुआ होता है गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं घूम रही है, तो P अपॉन Q याद रखिएगा R अपॉन S के इक्वल हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज, 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लगे हुए हैं, यहाँ एक सिरे पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक सिरे पे बैटरी लगी हुई है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो P by Q इक्वल्स टू हो जाता है R by S के, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, P by Q इक्वल्स टू R by S। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। व्हाट इज मीटर वायर ब्रिज, ये और कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर वायर व्हीट स्टोन ब्रिज की, व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कौन, मीटर वायर ब्रिज। ये क्या है, इसमें ये कॉपर की स्ट्रिप है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपर की स्ट्रिप, ये भी एक कॉपर की स्ट्रिप और ये भी एक कॉपर की स्ट्रिप। ये क्या है, ये वायर होता है इसमें, ये वायर काहे का होता है, ये कॉन्स्टेंटन का वायर होता है, किसका वायर होता है, कॉन्स्टेंटन का। यहाँ इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और गैल्वेनोमीटर को मैं इस पे टच कराता हूँ अलग अलग जगह पे, और नल पॉइंट ढूंढता हूं जहां गैल्वेनोमीटर की सुई एक ही जगह रुक जाए, है ना। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, फायदा देखते हैं। यहां आप लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पता है कहां यूज होता है इसका, मीटर वायर ब्रिज का, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस, और इन दोनों सिरों पे लगी होती है बैटरी, ये बैटरी लगी होती है, समझ रहे हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर वायर ब्रिज, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। यहां क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स, आप इस पे टच कराते हैं वायर जोकी को और नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की, और फॉर्मूला क्या है इस S को निकालने का, याद रखिएगा S इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L। L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, जहां पे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिखाया है, 0 डिफ्लेक्शन दिखाया है। 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, R है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, तो आप S फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर वायर ब्रिज की। डायग्राम आपको इसको आना चाहिए, सर्किट डायग्राम नहीं छोड़ने हैं। चलिए आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, आज की बात होने वाली है खास। क्या है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बायोट सावर्ट लॉ की। किसकी बात करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ की। ये दोनों भैया जो है ना, इन्होंने एक नया नियम दिया है, इन्होंने एक नया कानून बनाया है। क्या है उनका कानून, उन्होंने बोला कि एक वायर है और इस वायर का अगर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, पूरा एलिमेंट नहीं, सिर्फ छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां पे, R डिस्टेंस पे, किसकी वजह से, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से करंट के एलिमेंट की वजह से R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको मैंने D भी बोला है। और उसकी वैल्यू क्या बोली उन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू याद रखो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है। यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स होता है और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, याद रहेगा। आइडियल ये छोटा सा एलिमेंट है, थीटा यहां एंगल है उस छोटे से एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ जो बना एंगल है वो क्या है, थीटा, समझ रहे हैं। तो ये बात समझ में आई। तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। आपको इसकी वेक्टर फॉर्म भी याद रखनी है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर अपॉन वेक्टर r का क्यूब, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बायोट सावर्ट लॉ समझ में आता है, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, dv होगा। क्या वैल्यू होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है जिसमें करंट चल रहा है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो कितना बनता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जहां करंट है
जहां करंट है वहां क्या है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है, जहां करंट है वहां है मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए इंटू क्या n। अगर इसमें n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दी। याद रखिएगा किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, n इक्वल्स टू n इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50th पॉइंट पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, मतलब आपके पास एक कॉइल है और उसके एक्सिस पे, ये एक्सिस होती है ना, दिस इज एक्सिस, ये सेंटर है और ये क्या है, इसकी एक्सिस है। तो एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे तो हमने सीख लिया कितना होता है, एक्सिस पे कितना होता है याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। ए है रेडियस ऑफ द कॉइल, है ना, x है वो डिस्टेंस, एक्सिस वाले डिस्टेंस, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक्सिस पे आपको फार्मूला याद रखना है, किसी कॉइल की वजह से कितना फार्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। चलो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, देखिए ये आपके पास एक वायर है और इससे r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बायोट सावर्ट लॉ ने बता दिया कि छोटे सा एलिमेंट लेके। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो करंट की डायरेक्शन में आप अपने हाथ को कर दीजिए, करंट ऊपर है मान लो ऐसे, आपको मैग्नेटिक फील्ड वहां निकालना है तो आपको अपनी उंगलियां उधर कर देनी है। तो आपको पाम कहां दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ ना, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दिस इज राइट हैंड पाम रूल। अगर करंट नीचे होता बच्चों और आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो आप क्या करते, आप राइट हैंड लेते, करंट कहां कर दिया नीचे, उंगलियां वहां कर दी जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इधर निकालना है, तो पाम कहां है, ये बाहर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज राइट हैंड पाम रूल। समझ गए राइट हैंड पाम रूल क्या है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब करना है और उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ अपनी उंगलियां करनी है, तो जो जहां पाम आ गई हमारी राइट हैंड की वही क्या हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल हो जाएगा। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। अब सीखते हैं बच्चों एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, line integration of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times current threading the circuit। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको क्लियर करता हूं, मैंने आपसे क्या बात बोली, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट चल रहा है I, ठीक है ना, आपके पास एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, चारों तरफ क्या बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। तो इसके चारों तरफ मैंने एक छोटा सा एम्पीरियन लूप बनाया है, क्या बोला मैंने इसको, एम्पीरियन लूप। तो मैंने बोला ये छोटा सा एम्पीरियन लूप का जो ये एलिमेंट है इसको मैंने डीएल बोला है ना, ये छोटे छोटे से डीएल हैं सारे एम्पीरियन लूप के छोटे छोटे से कंपोनेंट। तो मैंने बोला लाइन का इंटीग्रेशन कर दो, ये छोटे छोटे जो डीएल हैं इनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दो, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन कर दो डीएल का, किसके साथ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दो। तो उसने कहा जो ये लाइन इंटीग्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन का इंटीग्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो बराबर होता है किसके, म्यू नॉट टाइम्स के जो करंट इससे थ्रेड हुआ है। इससे कितना करंट थ्रेड हुआ है, इससे कितना करंट थ्रेड हुआ है, मैंने कहा इससे आई करंट थ्रेड हुआ है, इससे कितना करंट थ्रेड हुआ है, आई करंट थ्रेड हुआ है। अगर इससे 2i होता तो 2i हो जाता, तो b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स होता है जो करंट इस एम्पीरियन लूप से थ्रेड होके गया है। समझ गए हैं, तो लाइन का इंटीग्रेशन जो है dl का इंटीग्रेशन जो है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कहां के लिए, अराउंड एनी क्लोज पाथ, एक कंप्लीट क्लोज पाथ के लिए, इज इक्वल टू ये बराबर होता है किसके, म्यू नॉट टाइम्स के करंट थ्रेडिंग द सर्किट, म्यू नॉट टाइम्स के जो करंट इससे थ्रेड हुआ है। अगर इससे 2i थ्रेड होता तो यहाँ पे 2 लिखते है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i। गेटिंग माय पॉइंट, जल्दी से, है ना, ये चीज आपको समझनी थी कि लाइन इंटीग्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन का इनका इंटीग्रेशन है वो बराबर होता है म्यू नॉट i के। चलो मैग्नेटिक फील्ड सीखते हैं ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कितना, बायोट सावर्ट लॉ तो छोटे से एलिमेंट के लिए बताता था, मैंने कहा पूरे के लिए कितना, r डिस्टेंस पे, याद रखिएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i by r। What is the formula for magnetic field? B equals to mu naught upon 4 pi 2i by r। Getting my point? This is the formula। चलिए, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए r डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसके बाद
सोलिनॉइड जो होता है ना, सोलिनॉइड सोलिनॉइड कुछ इस तरह की फिगर होती है, देखो ये है सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की वजह से यहाँ एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है याद रखिएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लंबाई में कितने टर्न है, दिस इज नोन एज एन, है ना। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये आपको याद रखनी है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं किसके लिए? सोलिनॉइड के लिए। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा और इनको आपको तैयार करना है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलिनॉइड। देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान होने वाला है, ये बहुत क्विक रिवीजन है। और इस ओवरव्यू ले रहे हैं हम पूरी फिजिक्स का, तो इसमें हमको छोटी छोटी सी बातों को छोटी छोटी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। और आई होप आप इनको बहुत जल्दी जल्दी कवर करके अपने लक्ष्य को, अपने जो आपका युद्ध है उसको आप जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कोइल है बच्चों, दिस इज द कोइल, और इस कोइल में करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। कैसा करंट चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो समझ जाइए वहां मैग्नेटिक फील्ड बना है, और कैसा बना है? साउथ पोल वाला बना है। साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं वो अंदर जाती हुई हैं। साउथ पोल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाती हुई हैं? अंदर। तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है? एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है। यानी कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो समझ जाओ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है? बाहर की तरफ निकलती हुई है, बाहर की तरफ निकलती हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज आपको समझनी है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोइल है और इस कोइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ये ऐसे 3D फिगर ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? गोल गोल बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये ऐसे बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है और ऊपर से देख रहे हैं तो वो नॉर्थ पोल बनता है ना। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा करंट बनता है? नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है? नॉर्थ पोल बनता है ना। नॉर्थ मतलब फील्ड लाइंस बाहर को आती भी होती है ना। तो ये यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे होंगी बाहर को, समझ गए? ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बाहर की तरफ को होंगी फील्ड लाइंस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऊपर से देखते हैं नॉर्थ पोल है, ऐसे मुंह पे लग रही है यहाँ पे। समझ रही है? ये चीज समझने की जरूरत है। चलो अब हम अगली चीज सीखते हैं। अगर कोई नया टॉपिक हम सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लॉरेंस फोर्स हम सीख रहे हैं। लॉरेंस फोर्स क्या है? लॉरेंस फोर्स ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, पता नहीं किसकी वजह से है पर है, और वहां कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ, अगर किसी फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ एंटर करता है तो उस पे लगती है फोर्स। हाँ याद रखना है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है ना, तो उस पे लगती है फोर्स। वो फोर्स याद रखनी है, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। बी यहां मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू यहां चार्ज है, वी यहां वेलोसिटी है, थीटा यहां एंगल है वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। दिस इज नोन एज F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। समझ में आई बात? तो दिस इज द फोर्स। क्लियर है? तो कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास क्या है? एक कंडक्टर, और वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर कंडक्टर रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, तो इतना फोर्स लगेगा। अगर कोई कंडक्टर रखा है जिसमें करंट चल रहा है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट चल रहा है, तो कितना फोर्स उस पे लगता है? आई बी एल साइन थीटा। आई यहां करंट है, बी यहां मैग्नेटिक फील्ड है, एल यहां लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है ना। थीटा एंगल है कि वो कितने एंगल पे रखा हुआ है, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये कितने एंगल पे रखा हुआ है कंडक्टर, दिस इज नोन एज थीटा। समझ गए हैं? तो F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो जब भी कोई कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा है उसको कहां रख दिया जाए? उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस पर क्या लगेगी? उस पर लगेगी फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास दो वायर्स है बच्चों और दोनों में करंट है, तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगती है। अगर कोई दो वायर्स हैं जिसमें करंट चल रहा है, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगती है? एक फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? ये लिखी हुई, याद रखनी है। F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू एल। दिस इज द फोर्स। F इक्वल्स टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू एल। एल यहां लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, I1 पहले का करंट, I2 दूसरे का करंट, R उनके बीच का गैप। समझ गए हैं? तो दिस इज नोन एज
फोर्स बिटवीन टू वायर्स, ठीक है ना, दो वायर्स के बीच में जिनमें करंट चल रहा है फोर्स लगती है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है, याद रखिएगा, ये फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव, अगर ये दोनों सेम करंट, सेम नेचर का करंट है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन का करंट है, और अगर ये दोनों में करंट उल्टी डायरेक्शन का है, एक ऊपर है एक नीचे है, फोर्स लगेगी पर वो रिपल्सिव होगी। वो कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। चलिए एक बार 1 एम्पियर को जान लेते हैं कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, आप फॉर्मूला देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैं ये बोल दूं अगर कि करंट दोनों में अगर 1 एम्पियर का कर दिया जाए, ये वो करंट है जो दोनों में चलता है, ये वो करंट है जो दोनों वायर्स में चलता है, जो एक दूसरे से 1 मीटर पे रखे हुए हैं, R भी कितना है 1 मीटर पे रखे हुए हैं, है ना। तो कितना फोर्स बनता है देखते हैं, चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 कितना 1, I2 कितना 1 अपॉन R कितना, दोनों के बीच का गैप कितना है, ये भी 1 है ना, और इंटू L, L कितना है, L तो नीचे चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फोर्स कितना डेवलप हुआ, F अपॉन L कितना डेवलप हुआ, एक 2 से एक 2 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10 की पावर -7, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7। तो ये वो करंट है जो दोनों वायर्स में चल रहा है 1 एम्पियर का, जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं 2 इंटू 10 की पावर -7 फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, ये वो करंट है जो दोनों वायर्स में चल रहा है, जो एक दूसरे से 1 मीटर पे रखे हुए हैं, और उन पे जो फोर्स लगती है एक यूनिट लेंथ पे वो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 लगती है, इसे बोलते हैं 1 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज आपको सीखनी है ना, समझ में आ रही है बातें, ऐसे ऐसे आपको सारी चीजों को सीखना है, जल्दी जल्दी सीखना है, बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए कभी भी मैंने आपसे अभी एक बात की थी कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है कौन, चार्ज पार्टिकल, तो वो चार्ज पार्टिकल पे लगता है फोर्स, सीखा था ना लॉरेंस फोर्स। तो लेकिन अगर वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है और उसमें ये चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो मैं ये बोल रहा हूं अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो फोर्स कुछ ऐसे लगती है कि उसको घुमा देती है, सर्कुलर पाथ में ले जाती है, देखो ये दिखा रखा है, ऐसे घूम जाता है वो। कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचता है तो फोर्स लगती है, लॉरेंस फोर्स। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो BQB वाली जो फोर्स है, लॉरेंस फोर्स, उसको क्या दे देती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। M यहाँ मास है ऑब्जेक्ट का, चार्ज का, V वेलोसिटी है, R उसकी रेडियस है घूमने की चार्ज पार्टिकल की, तो वो रेडियस कितनी अटेन करेगा, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा। लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड कौन करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है, लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ना। तो R इससे V से V एक कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mv अपॉन bq, यानी कि वो किस रेडियस से घूमेगा, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन bq। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, परपेंडिकुलर एंटर करेगा, तो उस पे लगेगी फोर्स और वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगी, और वो रेडियस कितनी होगी, रिमेंबर पॉइंट mv अपॉन bq, ठीक है ना। चलो आगे सीखते हैं, अब सीखते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर, सिंपली गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। चलो प्रिंसिपल क्या है, कहां पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर किसी कोइल को रख दिया जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा प्रिंसिपल, किसी कोइल को रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगती है, वो घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, समझ रहे हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल, व्हेन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, उस पे लगता है टॉर्क। चलो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में यही चीजें हैं, देखो ये एक मैग्नेट दिखा रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है, ये वो मैग्नेट है, ये वो कोइल है, कोइल में लगा हुआ है पॉइंटर, ये ऊपर लगा हुआ है स्केल, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, अगर कम करंट दिया तो कम डिफ्लेक्ट हुई, तो मैंने बोला 1 एम्पियर, अगर ज्यादा करंट दिया तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई 2 एम्पियर। तो यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के होता है, अल्फा यहाँ डिफ्लेक्शन है, कोइल में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ज्यादा यहाँ पे मेजरमेंट देगा, जितना ज्यादा इसमें आप करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी सुई उसकी, समझ रहे हैं। अच्छा करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, ये एक यूनिट करंट पे इसकी सुई कितनी घूमी, अल्फा अपॉन आई, कितना डिफ्लेक्शन आया कितने यूनिट करंट पे, एक यूनिट करंट पे, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, अगर ये वोल्टेज मेजर कर रहा होता तो
कितना डिफ्लेक्शन आया 1 यूनिट वोल्ट पे, दिस इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ गए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट। और करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, है ना। 1 यूनिट करंट पे जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टमीटर क्या है? अगर गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर का और हाई रेजिस्टेंस का। पॉइंट याद रहेगा, गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। चलो व्हाट इज एमीटर? एमीटर किस लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है गैल्वेनोमीटर का और एक लो रेजिस्टेंस शंट का। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसका? गैल्वेनोमीटर का, लो रेजिस्टेंस शंट का। याद रहेगी बात, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? पैरेलल कॉम्बिनेशन है लो रेजिस्टेंस शंट और गैल्वेनोमीटर का। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ेंगे। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है बच्चों। मैंने बोला वोल्टमीटर के लिए भाई गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर आपको एक 10 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है तो यहां इस फॉर्मूले में रख दो, V क्या हो जाएगा? 10। आपसे क्वेश्चन में पता है बोल देते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? आपको एक वैल्यू दे देंगे कि भाई इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर का है, तो याद रखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? IG। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहां रखेंगे तो आपको ये पता लगाना है कि ये R आपने कितने रेंज का लगाया, कितने रेजिस्टेंस का लगाया। अगर आपने इसको 10 वोल्ट का बनाना था तो वोल्टेज यहाँ, करंट यहाँ पे आ गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला, G यहाँ पे आ गया जिसको मैं गैल्वेनोमीटर बोलता हूँ, उसका रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ से R निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए एमीटर के लिए तो वहां शंट लगाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको 50 एम्पियर का बनाना था तो I क्या हो गया इसमें? 50। IG क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। IG आपको क्वेश्चन में दे देंगे, IG दे देंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे देंगे, तो आप शंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले। R equals to V upon IG minus G, S equals to IG upon I minus IG into G। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज चैप्टर 5 मैग्नेटिक मैटर। बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया है, पहले बहुत बड़ा होता था। अब इसके हमें कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं फिलहाल, जो क्या है कि किसी भी करंट कैरिंग कोइल का एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू M बराबर NIA होती है। क्या होती है? NIA। N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है इसमें करंट और A है एरिया ऑफ द कोइल। समझ रहे हैं? ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है यानी कि चार्ज घूम रहा है, यानी कि करंट बन रहा है, और जहां करंट होता है वहां होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जहां करंट होता है वहां क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो कोई डाइपोल मूवमेंट जुड़ा होगा, वो याद रखना है। क्या फॉर्मूला है उसका? NHE अपॉन 4πm। N है यहाँ पे शेल, कौन सी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन। H यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? E यहाँ पे फिक्स है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है। 4π फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो NHE अपॉन 4πm, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है बोर्स मैग्नेटॉन। व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन? इसको समझ लेते हैं। बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? अगर आप M निकालें हाइड्रोजन एटम के लिए जिसकी शेल 1 है, जिसकी शेल क्या है? 1। हाइड्रोजन एटम के लिए N क्या होता है? 1, है ना। उसके लिए अगर आप ये वैल्यू निकालें तो M की वैल्यू आपको 9.27 into 10 की पावर -24 मिलती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम फॉर इट्स फर्स्ट शेल, दिस इज नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन। समझ गए? चलो इसके बाद अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। याद रखिएगा, अर्थ के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जहां नॉर्थ होता है ज्योग्राफिकल, वहां होता है आपके पास क्या होता है? वहां पे होता है आपका साउथ, है ना। वहां क्या होता है आपका? साउथ, है ना। साउथ वाला पोल होता है मैग्नेट का, है ना। और जहां आपका साउथ वाला ज्योग्राफिकल पोल होता है वहां होता है इसका नॉर्थ वाला मैग्नेट का पोल। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरह से 11.3 डिग्री पे होते हैं, मतलब ऐसे बिहेव करती है अर्थ जैसे कि अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हो, है ना। और वो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ पड़ता है अर्थ के नॉर्थ पोल से, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ से है ना। और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ के पास है ना। चलो ये चीज आपको समझनी है। तो अर्थ एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके बाद
ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे माना हुआ है कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों, एक ऐसे और एक ऐसे। इस एंगल को आप डेल्टा बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। ये बी है, तो ये वाला एंगल याद रखिएगा, बी कोस डेल्टा होता है। इसे क्या बोलता हूं मैं? बी कोस डेल्टा। ये है हॉरिजॉन्टल वाला। इसी तरीके से वर्टिकल वाला क्या होता है? बी साइन डेल्टा। समझ रहे हैं? दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो ये दो कंपोनेंट हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी बी अपॉन बी एच क्या होगा, मैंने सिंपली डिवाइड किया, है ना, वैल्यू रख दी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो बी बी अपॉन बी एच कितना आ गया? tan डेल्टा आ गया। तो ये चीज आपको समझनी है। इस चैप्टर में से आपको फिलहाल इतना ही चीजें समझने की जरूरत है, बाकी आपको थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये बेसिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था। चलिए, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं नया चैप्टर, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से, इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह से एक एरिया और इससे जाने वाली फील्ड लाइंस, ये है ना। तो वे फील्ड लाइंस जो इसके एरिया के परपेंडिकुलर जा रही हूं, हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स? बी ए कोस थीटा, फाई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है? वेबर है। यूनिट क्या है? वेबर है। याद रहेगा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो बहुत बढ़िया। तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस से परपेंडिकुलर उसके, बी ए कोस थीटा फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा, थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? मान लीजिए ये आपका एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो आप थीटा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फराडे लॉ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है। अगर किसी कोइल में बच्चों आपने कोई मैग्नेट को एंटर कराया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने इसमें एंटर कराई और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गई, और ये फील्ड लाइंस चेंज कैसे हो रही है? आपने इसको इसमें मूव कराया, तो जब भी फील्ड लाइंस चेंज होती हैं किसी कोइल के साथ, तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ये सिंपली सा एक पहला नियम है फैराडे का। क्या है? कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। उसमें क्या डेवलप हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, यानी कि जो ईएमएफ बना है, ई जो बना है, वो डिपेंड करता है डी फाई बाई डी टी पे। डी फाई बाई डी टी से मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के बदलने का रेट क्या है, कितना तेजी से आपने इसमें फ्लक्स बदला है, तो उतना तेजी से इसमें ईएमएफ बनेगा। माइनस साइन क्यों लगाया है आगे पता लग जाएगा। तो फैराडे के दो नियम समझ में आते हैं। क्या है? कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी किसी कॉइल के साथ, तो ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ जो है डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, कि कितना तेजी से फ्लक्स बदला है। फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स के बदलने का रेट विद द टाइम, टाइम के साथ। चलो इसके बाद आता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है? लेंजेस लॉ क्या कहता है? लेंजेस लॉ कहता है कि जिसने मुझे बनाया है ना, मैं उसी को अपोज करूंगा, ठीक है ना। जिसने मुझे बनाया है मैं उसी को अपोज करूंगा। जैसे आपके पास ये कोइल है और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल। अब मैंने इसको इसमें एंटर कराया, तो बच्चों पता है क्या हुआ? जब मैं इसको इसमें एंटर कराता हूं ना, तो एंटर कराने से इसके अंदर फील्ड लाइंस पड़ी हैं। कौन से वाली फील्ड लाइंस पड़ी हैं? नॉर्थ वाली फील्ड लाइंस पड़ी हैं। तो इसमें करंट बनेगा, और वो करंट कुछ ऐसा बनेगा कि इस नॉर्थ को रिपेल करे। तो अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बनने से पता है क्या होगा? रिपल्जन मिलेगा। क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट कोइल में चलता है, याद रखिएगा, वहां नॉर्थ पोल बन जाता था। क्लॉक फेस रूल, जब किसी चीज में, किसी कोइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल बन जाता था। ये नॉर्थ अब इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, अंदर नहीं जाने देगा। तो रिपल्जन आ रहा है ना, तो आपको लगातार अगर इसमें फील्ड लाइंस चेंज करानी है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो लेंजेस लॉ क्या है? सिंपली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप सीधा सीधा एनर्जी नहीं बना सकते लाइट की। क्यों? क्योंकि अगर आपने फील्ड लाइंस इसमें बढ़ानी है, तो यहां ऑटोमेटिक देखते हैं कि करंट ऐसा बनता है कि जो नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट कर देता है, इसको अंदर जाने से रोकता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं कि अपोज करता है जिसने इसको बनाया है। सिमिलरली अगर मैं इसको विड्रॉ कर रहा होता तो नॉर्थ अंदर घट रहा होता, तो ईएमएफ बनने का रीजन कौन होता? नॉर्थ पोलैरिटी का घटना। नॉर्थ को खींचा है, नॉर्थ पोलैरिटी घटी है, ना घटे तो क्या होना चाहिए? करंट ऐसा बनता है जैसे कि एक साउथ पोल हो, क्लॉकवाइज करंट बनता है। साउथ पोल बनने से पता है क्या होगा? ये इसके तरफ अट्रैक्ट होके रहेगा, बाहर नहीं खींच पाओगे आप उसको। तो फिर जब बाहर नहीं खींच पाओगे
तो ईएमएफ नहीं बनेगा, तो आपको एडिशनल वर्क लगाना पड़ेगा जिससे फील्ड लाइन चेंज हो और क्या बने, ईएमएफ बने। समझ गए हैं, ये चीज आपको यहां समझनी थी। तो लेंजेस लो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इन सच अ वे इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे सीखते हैं मोशनल ईएमएफ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या जी, मोशनल ईएमएफ पता है कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। ये लेंथ है, ये एक्स है, जब आप बच्चों इसमें फ्रेम को इधर की तरफ को अंदर की तरफ खींचते हैं ऐसे, ये फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है। जब आप इसे खींचते हैं तो फ्रेम का साइज छोटा होता है, तो इसके साथ पहले 100 लाइन जुड़ रही थी, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो अब ये फ्रेम ये रह गया बस, है ना। जब ये ऐसे खींच के यहां आ गया तो सिर्फ फ्रेम ये रह गया, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस घटी हैं, फील्ड लाइंस चेंज हुई हैं, तो ईएमएफ बनेगा। तो E इक्वल्स टू क्या होता है, अभी पीछे से क्या है, फ्लक्स से डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है, याद कीजिएगा, पीछे लिखवा रखा है बी ए। फाई क्या होता है, बी ए क्या है, एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ एक्स है और ये एक्स बदलता हुआ है कभी कुछ कभी कुछ, तो डी बाई डी टी, बी ए की जगह क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो बी एल बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। तो dx by dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, BLV। तो कितना ईएमएफ डेवलप होता है, याद रखिएगा, किसी फ्रेम में कितना ईएमएफ डेवलप होता है, BLV। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात। चलो अब आपको आगे लेके चलता हूं, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन सिंपली क्या है, अगर आपके पास एक कोइल है बच्चों, है ना, और इस कोइल में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, एक कोइल और है और इसमें आपने जो है बैटरी लगाई है ना। स्विच आपने जैसे ही बंद किया, है ना, या आपने एसी सप्लाई लगाई है, तो करंट भी बदलता हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदलती भी होंगी भाई, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये इसकी जस्ट बराबर में रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ लिंक होंगी, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट बदलता हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदलती हुई है, एसी करंट है ना। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो इस फिनोमिना को जब आप एक कोइल में करंट चलाते हैं जिसका नाम प्राइमरी कोइल होता है, और उसकी वजह से दूसरी कोइल में करंट डेवलप हो जाता है, कितना जो करंट डेवलप हो जाता है सेकेंडरी कोइल में, तो इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कोइल व्हेन द करंट लिंक्ड विद प्राइमरी कोइल चेंजेस। जब आप इसका करंट चेंज करते हैं, इसकी फील्ड लाइन चेंज होती है, वही फील्ड लाइन इसके साथ लिंक होती है और क्या बनाती हैं, आपको क्या बना के देती हैं, करंट बना के देती हैं, इस वाली कोइल में जिसमें करंट नहीं था। अच्छा, अब यहां से एक बात समझ लेते हैं, जितना ज्यादा आप यहां करंट चलाएंगे बच्चों, I1 जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा यहाँ फ्लक्स बनेगा, उतना ज्यादा इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा। इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, सेकंड कोइल है तो ∅2 हुआ, एन टर्न है तो कितना हुआ होगा, N2 ∅2 हुआ होगा। जितना ज्यादा यहाँ करंट उतना ज्यादा यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स मतलब वो सारा इसके साथ जुड़ेगा, उतना ज्यादा ∅2, एक टर्न के साथ ∅2, N2 टर्न के साथ N2 ∅2, तो N2 ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 के है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Mi1 आया, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला M का आ गया, M इक्वल्स टू N2 ∅2 अपॉन I। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। N2 है टर्न ऑफ द कॉइल, ∅2 है फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल, I1 है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। समझ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो SI यूनिट याद रखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, हेनरी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। अगर आपके पास सिंपली दो कॉइल्स हैं और एक दूसरे के पास हैं, तो यहाँ पे जो M डेवलप हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कितना होता है, याद रखना है, M म्यू नॉट N1 पहले के टर्न, N2 दूसरे के टर्न, A एरिया ऑफ द कॉइल, L यहाँ पे लेंथ है। बताओ समझ में आती है बात, ये फॉर्मूला याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का दो कॉइल्स के लिए, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A अपॉन L। ठीक है, तो दो कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना होता है। अब आता है सेल्फ इंडक्शन, वर्ड से समझ रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कोइल हो और उस कोइल में आपने करंट को कम ज्यादा कर दिया, है ना, करंट को चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसमें एक और ईएमएफ डेवलप हो जाता है। मतलब आपने तो लगा ही रखा था ईएमएफ, लेकिन जैसे ही आपने करंट चेंज किया तो ऑटोमेटिक अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और वो कुछ इस तरह से होता है कि वो अपने प्रभाव को रोकता है। मतलब जैसे इसमें करंट बन रहा है, मतलब करंट इसमें बैटरी ऐसे वोल्टेज भेज रही है, तो एक ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, अपोज करने वाला। अगर आपने करंट चलाने की कोशिश की है तो रोकने वाला अंदर डेवलप हो जाएगा, अगर आपने करंट रोकने की कोशिश की है तो करंट चलने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे आपने करंट यहां से तोड़ा है, यहां से तोड़ने की कोशिश की है करंट को, तो करंट घटना शुरू हुआ, तो पता है वो क्या करेगा, अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा जो उसको वापस बनाए रखने की कोशिश करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस रुक जाएगा, स्विच हटाया तो वो एक झटका सा लेगा वापस दोबारा। समझ रहे हैं, तो
इसे इसलिए इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या होता है, अगर आप किसी कोयल में करंट को कम ज्यादा करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है अंदर अलग से, और वो अपोज करता है जो भी उसमें इफेक्ट आ रहा है। घट रहा है करंट तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा। इनर्शिया इसी को तो बोलते हैं कि अपोज करता है चेंज को, अपोज करता है चेंज को, जिस अवस्था में है उसी में बना रहने की कोशिश करता है। तो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल देन व्हेन अ करंट पास थ्रू इट, जब उसे करंट हम पास कराते हैं। फॉर्मूला याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस का, L इक्वल्स टू N phi अपॉन I। कैसे आया है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो ये लिखा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल phi, N टर्न है तो N phi प्रोपोर्शनल I। N phi इक्वल्स टू क्या, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया Li हो गया, L इक्वल्स टू क्या आ गया, N phi अपॉन I। तो दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखिएगा ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दिस इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है। क्या काम करता है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या काम करता है, एसी जनरेटर क्या करता है कि प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। कैसे करता है देखो ये कोई है बच्चों, ध्यान से सुनिए, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला सुन लीजिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, बी ए कोस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख देता हूं। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होती है। ओमेगा है घूमने की स्पीड, ये कोइल है, यहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है, जैसे यहाँ लिखा रखा है, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये कोइल है ना। ये जब कोइल घूमती है ना तो घूमने की स्पीड ओमेगा है ना। तो जब ये घूमती है बच्चों तो ये क्या करती है, ये अपने साथ समय के साथ इसमें क्या चेंजेस आते हैं। देखो आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा मैंने, ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है ना। अब ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल ऐसे जा रही हैं, चलो ऐसे जा रही है। अब जब आप इसे घुमाएंगे तो इससे कितनी फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं, देखो ये सारी ऊपर से निकल गई पहले तो जीरो, अब ऐसा हुआ तो कुछ फील्ड लाइंस निकली हैं कोइल से, अब कोइल ऐसे और फील्ड लाइंस निकली हैं, फिर और निकली हैं, फिर ये यहाँ गई, अब ये घटनी शुरू हो गई, देखो ऐसे ऐसे। तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो जब भी आप कोइल को रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, और जब फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो बनता है ईएमएफ। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ईएमएफ अगर जो निकालना है, हमें पता है ईएमएफ डेवलप कितना होता है किसी भी चीज में, डी फाई बाई dt, और d बाई dt कर रहे हैं किसका, फाई। फाई कौन है, बी ए कोस ओमेगा टी, ऐसा ही तो है। ये हो गया, b बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। कोस ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद रखिएगा कोस x का माइनस साइन x होता है, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये होता है ना। याद रखिएगा कितना आता है, ये कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है इतना आता है। तो कितना हो जाएगा, e इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो आपके पास इतना रिजल्ट आ गया। तो अगर आपको जो ईएमएफ बना वो कुछ इतना बना, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की कब होती है, साइन ओमेगा की, ओमेगा टी की सबसे बड़ी वैल्यू +1, भाई साइन 90 तो सबसे बड़ा होता है, ये होती है सबसे बड़ी वैल्यू। तो उस टाइम पे अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू ली जाए तो ईएमएफ भी सबसे बड़ा बनेगा। तो E इक्वल्स टू क्या बनेगा उस टाइम पे, इसको ये जो लिखा हुआ है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसी सिचुएशन में जब आपने ये 1 कर दिया है तो आपके पास ये बनता है, कितना बनता है, ये वैल्यू जो बनती है वो बनती है ई नॉट। समझ में आया, मतलब मैंने ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखी है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी, +1 है ना। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है। तो आपके पास उस टाइम पे जो ई बनता है उसका नाम मैंने ई नॉट रखा, और उसकी वैल्यू बी ए ओमेगा है क्या नहीं, बी ए ओमेगा। ये तो मैक्स, ये सबसे ज्यादा हो गया, आपने सबसे बड़ी वैल्यू ली है तो ये भी आपको सबसे बड़ा मिलेगा। तो E इक्वल्स टू ई नॉट। तो आपकी जो जनरल इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ बी ए ओमेगा की जगह आप क्या लिख देंगे, ई नॉट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपके पास जो वोल्टेज मिली वो इस फॉर्म में मिली। अगर आपने एसी चैप्टर को जब हम आगे सीखेंगे तो वहां हम सीखेंगे कि किसी भी टाइम पे जो वोल्टेज है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये एसी सप्लाई की वोल्टेज होती है। ई नॉट यहाँ सबसे बड़ी वोल्टेज है ना, और E किसी भी टाइम पे वोल्टेज है, क्योंकि एसी सप्लाई एक जैसी नहीं चलती। एसी सप्लाई 0 से चलती है, सबसे बड़ी पे पहुंचती है, फिर 0 होती है, फिर सबसे बड़ी पे, ऐसे इस तरीके से चलती है। तो ये इक्वेशन जो होती है ये एसी सप्लाई की इक्वेशन होती है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एसी सप्लाई बनाते हैं। तो आई होप आपने ये सब चीजें बहुत अच्छे से जान ली होंगी, है ना। चलिए जब अब हम सीखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है ये होता है इंडक्टर, ये सोलेनोइड की तरह का। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 Li²। L यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस है, I यहाँ करंट है, U यहाँ एनर्जी है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कितना होता है,
बताइए कितना होता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर 1/2 Li²। तो अभी तक हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया ये 6 चैप्टर्स की बिल्कुल अच्छे से एक समराइज वे में हमने सारे फॉर्मूले जितने भी हो सकते थे हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं, और आगे हम इसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं और नए नए फॉर्मूले जो कि आपके लिए बहुत एक रामबाण साबित हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो आपको इनको बहुत अच्छे से सीखना है, करते जाना है, शेयर करना है, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके, और इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे रखना है। और हाँ, आगे तक हमें इस तरह से बढ़ते जाना है, तो डरना नहीं है, करना है। तो डरने की है क्या बात, जब आशा क्लासेस है आपके साथ, सिर्फ करके दिखाना है और अब की बार करना है 95 बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा आने वाले और कुछ फॉर्मूले पे, और इस तरीके से हम कंप्लीट चैप्टर्स के फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उनमें एक अच्छी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे।